नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखने जा रहे हैं। यदि गणित के अलावा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। साथ ही अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो इस वीडियो के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण होगा। तो यहाँ पर देखिए, कई बार सीटेट की परीक्षा में हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता है तो हम लोग उन विकल्पों को छांटते हैं जो कि बिल्कुल सरासर गलत होते हैं। तो उस विधि से भी आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। जैसे इसी प्रश्न को देखिए, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि मुझे उत्तर आता ही नहीं है। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करें और छात्रों को इसे स्मरण करने के लिए निर्देशित करें। देखिए, अगर आपको याद करना, रटना, स्मरण जैसे शब्द दिख गए, उसके बाद से विकल्प पर विचार ही नहीं करना है। आंख बंद करके आप इसे निगेटिव मान लीजिए, गलत मान लीजिए, ये आपका 100% गलत ही होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 याद करना, रटना, स्मरण करना जैसे शब्दों को एक तरीके से निगेटिव सेंस में मानता है। इस वजह से ये आपका उत्तर होगा ही नहीं। चौथा विकल्प देखिए, छात्र से कहें कि वे प्रश्नों को श्याम पट्ट पर हल करें। तो बच्चा अपने कॉपी में हल करे या फिर श्यामपट्ट पर हल करे। बच्चे के अंदर जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हुआ है, संप्रत्यय का जो विकास हुआ है, उसी का तो वो प्रदर्शन करेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो श्यामपट्ट पर जाकर के गणित के मौलिक विचार प्रस्तुत करने लगेगा, बल्कि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है, जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, उसी के अनुसार चाहे वो श्यामपट्ट पर हल कराइए चाहे कॉपी में हल कराइए, दोनों में उसी विधि का प्रदर्शन कर रहा होगा। तो ये इसका कोई खास रोल नहीं है श्यामपट्ट पर हल करने का, तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, छात्रों को निर्देश दें कि वे प्रश्न का हल पाठ्य पुस्तक से हल किए प्रतिमान प्रश्न जैसे करें। यानी कि पुस्तक में जिस प्रकार से आपको उदाहरण दिए गए रहते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, उसी विधि का प्रयोग करके आपसे बोला जा रहा है कि उसी एकमात्र विधि का प्रयोग करके आप प्रश्नों को सॉल्व करिए। देखिए, छात्रों को निर्देश दें कि वे प्रश्न का हल पाठ्य पुस्तक में हल किए गए प्रतिमान जैसे करें। तो ये बच्चों को एक तरीके से जो उनका डाइवर्जेंट थिंकिंग है, यानी कि जो अपसारी चिंतन है, उससे रोक रहा है कि आपको बाध्य कर दिया गया कि एक ही विधि से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंस में था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। तो ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा और यही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध मिलान सेट को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, भ्रांति दिया गया है, प्रदर्शन दिया गया है, अनुमान दिया गया है और तुलना दिया गया है। लेकिन इधर वाले कॉलम में आप देखेंगे तो सब कुछ सही से अरेंज नहीं किया गया, या फिर यूँ कहें कि मिसप्रिंट है। इसकी वजह से हमें अंग्रेजी वाले इस प्रश्न का हेल्प लेना होगा। तो चलिए अंग्रेजी वाले प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है मिसकॉन्सेप्शन, जिसे भ्रांति कहते हैं। तो यहाँ भ्रांति क्या है, यहाँ पर देखिए, इन्होंने भिन्नों का जो जोड़ किया है तो अंश को अंश में जोड़ दिया। देखिए, 2 + 3 करके इन्होंने 5 कर दिया है और 3 + 4 करके इन्होंने हर में 7 लिख दिया है। तो ये क्या है, ये मिस कॉन्सेप्ट है, यानी कि भ्रांति है। तो ये इसका हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रदर्शन। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग संख्याओं को इस प्रकार से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद से एस्टिमेशन दिया गया है, यानी अनुमान लगाना। तो यहाँ पर देखिए, ये अनुमान है। क्यों अनुमान है, क्योंकि 48 को इन्होंने नियर अबाउट 50 मान लिया है और 52 को भी नियर अबाउट 50 मान लिया है। तो इसका गुणा करके उन्होंने 2500 लिख दिया। तो ये क्या है, ये अनुमान लगाना है। तो सी का चौथा हो जाएगा। और कंपैरिजन यानी कि तुलना करना, तो इसका एक ही विकल्प बचा, ये वाला हो जाएगा। यानी कि हमारा विकल्प क्या बना, ए का बना 3, बी का बना 1, सी का बना 4 और डी का बना 2। ठीक है, 3, 1, 4, 2 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 3, 1, 4, 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया। जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितने रोटियों की आवश्यकता होगी। सीधे तौर पर यह गुणा पर आधारित प्रश्न है, लेकिन भाषा में पिरो करके बच्चे से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब सीटेट की परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है। पहले विकल्प की बात करेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, बच्चों में संचारण कौशल
में वृद्धि करना। संचारण मतलब कि कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। तो कम्युनिकेशन सिखाने के लिए बच्चे को भाषा की कक्षा में कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा, ना कि गणित की कक्षा में कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे को कम्युनिकेशन नहीं सिखाया जा रहा है, अंतःक्रिया करना नहीं सिखाया जा रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करना नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि उसको दैनिक जीवन से जोड़ा जा रहा है कि प्रत्येक घर में रोटी बनती ही होगी और प्रत्येक घर में प्रत्येक सदस्य कुछ ना कुछ रोटी खाते ही होंगे। तो सभी सदस्यों को मिलाकर के कुल रोटी की खपत कितनी है वो बच्चा अपने परिवेश में देख रहा है, अपने परिवार में देख रहा है। तो उसके दैनिक जीवन से मैथमेटिक्स को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई भी रोल नहीं है, इस वजह से नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, गणित और भाषा की कक्षा का समाकलन। तो यहाँ पर गणित और भाषा की कक्षा का समाकलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज किया जा रहा है वो लैंग्वेज मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ना कि जो आपका लैंग्वेज क्लास वाला होता है वो वाला लैंग्वेज नहीं है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, छात्रों में केवल गणितीय भाषा को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां भी केवल वर्ड आ गया आपको विचार करना ही नहीं है इस विकल्प पर, यह हमेशा निगेटिव ही होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं में संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। यही मैं बात बोल रहा था कि बच्चे का जो दैनिक परिवेश है, जिसमें वो अपने परिवार में भी रोटियों की खपत किस प्रकार से हो रही है, कितने लोग कितना खा रहे हैं, उसका कैलकुलेशन वो लगा सकता था। तो उसके एक तरीके से वास्तविक जीवन, दैनिक जीवन से गणित को जोड़ने की कोशिश की जा रही है टीचर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है गणित की अपनी भाषा है। बिल्कुल सही बात है। जो इबारती वाले प्रश्न होते हैं निश्चित तौर पर वो गणितीय भाषा ही होते हैं, यानी कि गणित की अपनी एक यूनिक भाषा है। तो ये पॉजिटिव हो गया आपका। दूसरा देखिए, किसी भी गणितीय समस्या को केवल एक ही हल होता है, तो ये निगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, जहां भी केवल वर्ड आ गया वो हमेशा निगेटिव ही होगा। अगर प्रश्न में आपसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो वो कभी विकल्प आपका उत्तर होगा ही नहीं। तो यहां पर केवल वर्ड आ गया तो मैं देखते ही इसे कट कर रहा हूं। ठीक है। तीसरा देखिए, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे इबारती वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आपने सबसे पहले 2 टॉफ़ी खरीदा, उसके बाद से आपने 2 टॉफ़ी और खरीदा, अब आपके पास कुल कितने टॉफ़ी हो गए? तो बच्चा टॉफ़ी प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं रहा है, यानी कि वह अमूर्त वस्तु है उसके लिए, क्योंकि उस समय प्रश्न हल करते समय वो एक तरीके से टॉफ़ी उसको एग्जैक्टली दिया नहीं जा रहा है, वास्तव में नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो चूंकि अमूर्त रूप से वो समझ रहा है कि हाँ मैंने 2 टॉफ़ी खरीद ली, उसके बाद फिर से मैंने 2 टॉफ़ी खरीदा, यानी बिना देखे चीज़ों को हैंडल करना, ये अमूर्त अवधारणा है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही होगा, यानी कि ए और सी केवल सही होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 ए और सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दृश्यीकरण और प्रदर्शन। दृश्यीकरण को अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन बोलते हैं और प्रदर्शन को रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि यानी कि ये बोला जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में दृश्यीकरण और प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्यों है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, लेकिन कैसे आप ट्रिक के माध्यम से इसका उत्तर निकाल सकते हैं अगर आपको उत्तर नहीं भी आता है तो भी। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं। शिक्षक के काम को आसान बनाना या फिर कठिन बनाना, ये विकल्प कभी आपका सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ केंद्र में बच्चा है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं हम लोग। तो बाल केंद्रित होने की वजह से बच्चे को कंसीडर करना है, ना कि टीचर का काम आसान हो रहा है कठिन हो रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही एकमात्र तरीका है। देखिए, एकमात्र केवल की तरफ इशारा कर रहा है कि केवल यही एक तरीका है। तो एकमात्र, केवल, यही, ये सब जो वर्ड्स हैं वो निगेटिव सेंस में होते हैं और इस वजह से कभी भी आपका ये विकल्प पॉजिटिव नहीं होगा और आपका उत्तर नहीं होगा। तो ये भी गलत हो गया। दूसरा देखिए, प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल सिखाए जाने चाहिए। यहाँ पर देखिए केवल वर्ड आ गया, अब आपको विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है इस पर, ये बिल्कुल ही गलत है। एक ही विकल्प बचा, उच्च गणित में बीज गणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ हैं, यानी कि इनमें इसका एक तरीके से अर्थ जो है वो निहित है, क्योंकि बच्चे जब देखेंगे और मतलब देखेंगे किसी चीज़ को, ज्यामिति को, या फिर टीचर के द्वारा जब उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा, तब ये जो प्रक्रिया है वो
एक तरीके से अर्थपूर्ण हो जाएगी क्योंकि बच्चे देख कर ही और प्रत्यक्ष तौर पर देख कर ही चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? जो निगेटिव सेंस में होगा वही आपका उत्तर होगा। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्राथमिक समझ का आकलन करना। ये तो पॉजिटिव है क्योंकि बच्चों के पूर्व ज्ञान से ही जोड़ करके उसको आगे का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में उत्तर पूछा गया है। बात करेंगे दूसरे की। दूसरा विकल्प दिया गया है, अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना। तो अंतर्दर्शी का मतलब यहाँ पर ये हो गया, सहज के सेंस में यूज किया गया है कि बच्चे जिसमें सहज होंगे, ठीक है, बच्चे जिसमें कंफर्टेबल होंगे उस विधि को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि बच्चों को ही केंद्र में रखना है, यानी छात्र केंद्रित शिक्षा की हम लोग बात करते हैं। तो बच्चे जिसमें कंफर्टेबल होंगे वो उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2 पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया है। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना। संज्ञानात्मक संघर्ष करने का मतलब क्या हुआ कि बच्चा अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर रहा है और कहीं ना कहीं वो अपने ज्ञान की रचना के दौरान कई कॉन्सेप्ट में संघर्ष कर रहा होगा कि ये ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ। तो जितना ज़्यादा उसका मानसिक उद्वेलन होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, उसका अधिगम उतना ही अर्थपूर्ण होगा क्योंकि वो चीज़ों को एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग करके समझ पा रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। ये निगेटिव था, इस वजह से उत्तर होगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये निगेटिव कैसे हो गया। निर्धारित तरीका मतलब कि एक ही विधि से प्रश्न को हल करने की बात की जा रही है, यानी कि बच्चे का जो मौलिक विचार है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है टीचर के द्वारा कि बच्चा नए तरीके से सोच ही नहीं पा रहा है, वो एक ही विधि से प्रश्न को हल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है टीचर उसे बार बार। ठीक है, तो ये निगेटिव था और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। यहाँ पर चारों प्रश्नों पर एक बार विचार कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि 2 संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका योग 8 है। यहाँ पर केवल संख्याओं की बात की जा रही है, ये नहीं कहा जा रहा है कि संख्या पूर्णांकी हैं, यानी पूर्णांक भी हो सकते हैं, दशमलव वाली संख्या भी हो सकती है और साथ ही साथ फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यानी भिन्न में भी हो सकता है। तो ऐसे अनंत उत्तर इसके बन सकते हैं जिनके 2 संख्याओं का योग 8 होगा। तो ये क्या हो गया, ये खुले सिरे वाला प्रश्न हो गया। क्या हो गया, खुले सिरे वाला प्रश्न। खुले सिरे वाले प्रश्न उस प्रश्नों को कहते हैं जिसके एक से ज़्यादा उत्तर संभव हो सके। तो यहाँ पर देखिए, बच्चा एक से ज़्यादा उत्तर ला रहा होगा कक्षा में क्योंकि प्रत्येक बच्चा यूनिक है और प्रत्येक बच्चा अपने हिसाब से अलग अलग उत्तर ला रहा होगा। ठीक है, इससे बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग करने का मौका मिलेगा क्योंकि प्रत्येक बच्चे का उत्तर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये खुले सिरे वाला प्रश्न हो गया। दूसरा देखिए, उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो ऐसे कई त्रिभुज हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा त्रिभुज होंगे जिनके तीनों भुजाओं का योग 50 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये भी खुले सिरे वाला प्रश्न है। ठीक है, यानी जिस भी प्रश्न के एक से ज़्यादा उत्तर हो वो खुले सिरे वाला प्रश्न है। तीसरा देखिए, 25 के गुणनखंड क्या होंगे। तो 25 का गुणनखंड आप लोग जान रहे हैं कि 5 × 5 होगा। क्या इसके अलावा 25 का कोई और गुणनखंड हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये बंद सिरे वाला प्रश्न हो गया, यानी जिस भी प्रश्न के केवल एक ही उत्तर संभव हो पाए वो बंद सिरे वाला प्रश्न है। चौथा देखिए, परिमाप की परिभाषा दीजिए। तो आप परिमाप का एक यूनिक परिभाषा है कि किसी भी बहुभुज के सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। तो यही परिभाषा आप देंगे, कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे तो यही परिभाषा आपको मिलेगा, यानी इसका भी उत्तर एक ही होगा, परिमाप की परिभाषा। यानी कि ये भी बंद सिरे वाला प्रश्न हो गया, यानी कि ए और बी जो है वो खुले सिरे वाला प्रश्न है और सी और डी जो है वो बंद सिरे वाला प्रश्न है। अब चलिए विकल्पों में देखते हैं। पहला विकल्प देखिए, यहाँ पर पहला विकल्प ही सही है। ए और बी खुले सिरे या फिर इसे मुक्त सिरा भी बोलते हैं वाले प्रश्न है और सी और डी जो है वो बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है। तो चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है, सही सूत्रों को स्मरण करना। जहां पर भी आपको याद करना, स्मरण करना, रटने जैसे शब्द आ गए वो कभी भी विकल्प आपका नहीं होगा, ये निगेटिव हो जाता है। एनसीएफ के द्वारा इन सभी शब्दों को निषेध किया गया है, यानी निगेटिव सेंस में माना गया है। तीसरा विकल्प देखिए, अशुद्धि मुक्त परिकलन, यानी कि जो प्रोसेस बच्चे के द्वारा अपनाया जा रहा है, जो स्टेप्स अपनाए जा रहे हैं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, वह एरर फ्री करने की बात की जा रही है। क्या ये संभव है? प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है
और चाहे कितना भी वो प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अधिगम के दौरान वो असफल होगा और गलती करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया कि बच्चे गलती के माध्यम से भी सीखते हैं, यानी जो त्रुटि किया जा रहा है उसके माध्यम से भी सीखेगा। क्योंकि बच्चा मान लीजिए एक विधि अपना रहा है, उससे से उसका उत्तर नहीं आया तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसमें कुछ कमियां थी और ये कमी थी, इसकी वजह से मैं उत्तर तक नहीं पहुंच पाया। यानी कि कहीं ना कहीं उसको वो अनुभव जरूर दे रहा है, भले ही उसने गलत प्रोसेस अपनाया था, लेकिन उसको अनुभव जरूर हुआ कि ये विधि गलत थी, यहाँ पर ये कमी थी, इसकी वजह से हम लोग उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी कि उसे अनुभव तो हो रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ, चूंकि उसने प्रयास किया था और प्रयास में वो असफल हुआ, लेकिन उस प्रयास की वजह से उसको अनुभव हुआ, यानी व्यवहार में परिवर्तन हुआ, यानी त्रुटि के माध्यम से भी सीखा जा सकता है। और ये विकल्प बिल्कुल नेगेटिव कह रहा था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की, मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान। मानकीकृत कहने का मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए। क्या ये संभव है? देखिए, आज हम लोग बात करते हैं सृजनात्मकता की। सृजनात्मकता में एक से ज़्यादा प्रोसेस के माध्यम से समस्या समाधान किया जाना चाहिए, ना कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब कि आप एक विधि पकड़ लिए हैं, उसी के माध्यम से सभी समस्या को हल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सृजनात्मकता की बात की गई थी, तो मौलिक विचार, नए नए विचार आने चाहिए, मानकीकृत तरीका नहीं होना चाहिए। तो ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2, प्रश्नों को प्रस्तुत करना। देखिए, ये सबसे सृजनात्मक चिंतन होगा। कैसे? इसको समझिए। मान लीजिए आपके दैनिक जीवन में आप टॉफ़ी खरीदते हैं या फिर कुछ सामान खरीदते हैं, तो आपके दैनिक जीवन से जोड़ करके प्रश्नों को बनाना, प्रश्नों को प्रस्तुत करना। जैसे कि टीचर एक प्रश्न बिल्ड कर रहा है, बना रहा है कि आपने 2 टॉफ़ी पहले खरीदा, फिर 3 टॉफ़ी खरीदा, फिर 5 टॉफ़ी खरीदा, अब आपके पास कुल कितने टॉफ़ी हो गए। तो ये प्रश्नों को रिप्रेजेंट करना सबसे ज़्यादा सृजनात्मक चिंतन वाला कार्य है, क्योंकि उसको दैनिक जीवन से जोड़ करके नए नए तरीकों से प्रश्नों को बिल्ड करना पड़ रहा है उस शिक्षक को। ठीक है, तो प्रश्नों को प्रस्तुत करना सृजनात्मक चिंतन का मुख्य सूचक होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वैन हिल की त्रिविम दिक् स्थान ज्यामिति समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक वर्ग है और दूसरा यहाँ पर आयत है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस स्तर पर बच्चा ये स्वीकार कर लेगा कि वर्ग आयत भी है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ग में भी 4 भुजाएं हैं और आयत में भी 4 भुजाएं हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो मैच कर रही है। दूसरा देखिए, वर्ग एक तरीके से वर्ग के 2 संलग्न भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण होता है, आयत में भी होता है। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, यानी कि रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 3, स्तर, यानी कि संबंध स्तर पर बच्चा ये समझने में सक्षम होगा कि जो वर्ग है वो भी आयत है, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 संबंध स्तर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। तो देखिए, पूर्ण संख्या का योग तत्समक की अगर बात करें तो ऐसी संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर भी उस संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या 5 है, तो इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि इस संख्या में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो आप कहेंगे कि इसमें 0 जोड़ दीजिए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 0 जो होता है वो प्रत्येक पूर्ण संख्या का योगात्मक तत्समक होता है। तो इसका यहीं आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहीं योग की जगह गुणात्मक तत्समक पूछा रहता तो ऐसी संख्या जिसे किसी संख्या में गुणा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो देखिए, 5 में मैं किस चीज़ से गुणा कर दूं कि 5 का मान ना बदले, तो आप कहेंगे कि 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो किसी भी संख्या का जो गुणात्मक तत्समक होता है वो 1 होता है और उसका योगात्मक तत्समक जो होता है वो 0 होता है। प्रश्न में आपसे योगात्मक तत्समक की ही बात की गई थी, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।